नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। इस क्लास में मैं अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है रीतिकाल के एक बहुत बड़े कवि बिहारी। आपको ये मालूम है कि बिहारी पर मैं एक पार्ट बना चुका हूँ इसके पहले ही। आज हम इसके दूसरे पार्ट पर बात करेंगे और फिर देखते हैं आगे इसके कितने पार्ट बनते हैं। तो जो बातें हम पीछे कर चुके हैं वो उम्मीद करता हूं कि आप उसे पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे। आज हम बिहारी के बारे में कुछ और बात करेंगे और तथ्यात्मक बातों को प्रयास करूंगा कि बिहारी के संबंध में जितने विशेष तथ्य हैं वो इस वीडियो में समाप्त हो जाएं, पूरे कर लें हम। और अगली वीडियो जो हम बनाएंगे बिहारी के संबंध में उनको दोहों पर बनाएंगे, जो आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में दोहे हैं, उस पर हम कुछ बात करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास को। तो पहला पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य, सामंती जीवन क्या होता है इस बारे में मैं कई वीडियोज़ में बात कर चुका हूं आपसे। सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य बिहारी के काव्य में मिलते हैं उतने किसी अन्य कवि में नहीं, उतने किसी अन्य कवि में नहीं। अर्थात ये कहा जा रहा है कि बिहारी के जो काव्य का पूरा निचोड़ है उसमें ये बताया जा रहा है कि सामंती जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है ये, और इतना ज़्यादा प्रभावित रहा है कि रीतिकाल का ऐसा कोई भी कवि नहीं है जितना सामंती जीवन बिहारी के यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जितनी विशेषताएं, उसके विविध प्रकार के प्रकार, सामंती जीवन के तमाम डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बिहारी के यहाँ देखने को मिलेंगे। इतने ज़्यादा रीतिकाल के किसी अन्य कवि में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपने लिखा कि सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और वैविध्य बिहारी के काव्य में हैं उतना किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं है, या उतना अन्य किसी कवि में नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, बिहारी संयोग के कवि हैं। बिहारी संयोग के कवि हैं। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने वियोग नहीं लिखा है, लेकिन वियोग जो लिखा है वो नाम मात्र का लिखा है, या उसमें उन्होंने रुचि नहीं ली। अभी आपके दूसरे कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में घनानंद, वे अपनी सारी रुचि वियोग में दिखाते हैं, तो वे वियोग के कवि कहे जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने संयोग के चित्र नहीं खींचे हैं, संयोग के भी चित्र खींचे अपनी कविताओं में, लेकिन वियोग में उनका मन अधिक रमा है। ठीक उसी प्रकार से अगर बिहारी को आप देखेंगे तो बिहारी का जो मन है वो संयोग में रमता है, वियोग में नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि वियोग का नहीं है और उसमें बिहारी हों, तो आप बिहारी को लगाइएगा। बिहारी संयोग के कवि हैं, बिहारी वियोग के कवि नहीं हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, बिहारी की रचनाओं में भाषा का जो क्लासिकल संयम दिखाई पड़ता है वह अभूतपूर्व है। बिहारी की रचनाओं में भाषा का जो क्लासिकल संयम दिखाई पड़ता है वह अभूतपूर्व है। अब यहाँ पर जो शब्द आ रहा है क्लासिकल संयम भाषा का, तो इससे तात्पर्य ये है कि बिहारी की रचनाओं में भाषा का सांस्कृतिक और पारंपरिक स्वरूप दिखाई पड़ता है। उन्होंने भाषा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। उन्होंने भाषा को बहुत ट्रेडिशनली, बहुत पारंपरिक और बहुत सांस्कृतिक तरीके से प्रयोग किया है। और ये एक संयम की बात होती है, क्योंकि जब आप कविता लिख रहे होते हैं तो आप भाषा को पारंपरिक और सांस्कृतिक ढंग से जब प्रयोग करेंगे तो बड़ा संयम दिखाना पड़ेगा, अन्यथा वो कई खांचों में आपकी रचना बढ़ती हुई चली जाएगी। तो बिहारी को ये कहा जाता है कि इनके अंदर, इनकी रचनाओं में भाषा का जो है वो क्लासिकल संयम है, और वो ऐसा है कि वो अन्य लोगों में बहुत रेयर है, बहुत कम दिखाई पड़ता है, वो अभूतपूर्व है बिहारी के यहाँ। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। इसका तात्पर्य ये हुआ, असल में क्या है कि बिहारी हमेशा बड़े राजघरानों में रहे। ग्वालियर में पैदा हुए,
विवाह हुआ तो मथुरा वृंदावन चले आए। किसी राजा महाराजा के यहाँ रहे तो आप जानते हैं शाहजहाँ के यहाँ रहे, दिल्ली केंद्र सरकार में वो राज्याश्रित रहे। फिर एक दूसरे राजा थे, राजा जय सिंह, जयपुर में रहे। तो वो बड़े घरानों में हमेशा रहे, बड़े शहरों में रहे। तो बड़े शहरों, बड़े घरानों और आभिजात्य वर्ग के लोगों के बीच में रहने के कारण ग्राम्यांचल और ग्रामीण संस्कृति और वहाँ का जो कल्चर है वो इनकी कविताओं में कभी दिखाई नहीं पड़ता है। और अगर कभी आया भी है तो बिहारी ने उसे गंवार शब्द से नवाजा है। अगर कभी आया भी है तो किस शब्द से उसे अभिहित किया है? गंवारी। अगर कोई ऐसी नारी है जो ग्रामीण है लेकिन वो बहुत खूबसूरत है और सब कुछ ठीक ठाक है तो उसे क्या कहते हैं? गंवारी। इस तरह के दोहे आपको बिहारी सतसई में मिल जाएंगे। तो इसी आधार पर ये कहा जाता है कि रीतिकाल में ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध उस तरह से अपनी रुचि नहीं दिखाई जिस तरह से अन्य कवियों ने दिखाई। तो लिखा आपने क्या कि बिहारी ऐसे अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। अगला पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे, रीतिकाल में गांव और नगर के बीच, रीतिकाल में गांव और नगर के बीच जो खाई थी उसकी दूरी और बढ़ गई दिखाई पड़ती है। रीतिकाल में गांव और नगर के बीच जो खाई थी वो और बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। यानी ये तो पहले से था कि गांव का कल्चर, गांव की संस्कृति और सारी चीज़ें अलग थी, भाषा अलग थी, रहन सहन अलग था, शहर के रहन सहन भाषा अलग था। लेकिन रीतिकाल में आकर के ये जो है ज़्यादा दूर हो गया। अगर हम थोड़ा इसके ऊपर चलें तो अगर आप देखें तो भक्ति काल में अगर आप देखें तो नगर और गांव का जो अंतराल है वो भक्ति काल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। भक्ति काल के सबसे बड़े कवि आप तुलसीदास को उठा लीजिए तो तुलसीदास की किसी भी कृति में, रामचरितमानस सब पढ़ते लिखते जानते हैं, रामचरितमानस में भी आपको याद करिए जब आप पढ़ रहे होंगे, जब सीता जा रही होती हैं जंगल, वनवास हो जाता है तो गांव के लोग उनसे बहुत भली भांति मिलते जुलते हैं, उनकी हालचाल पूछते हैं। तो भक्ति काल में ये जो गैप था ऐसा नहीं था। फिर क्या है, निषाद राज को अपने गले लगा लेते हैं, सबरी के जूठे बेर खाते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं राम और सीता। तो भक्ति काल में ऐसा नहीं था। और अगर भक्ति काल का, ये तो राम काव्य है, भक्ति काल के कृष्ण काव्य की हम बात करते हैं तो आप जानते हैं सारी कृष्ण लीला गोकुल में ही हुई। वो गांव का स्वरूप ही है पूरा, वहाँ पर गांव ग्रामीण संस्कृति का बोलबाला ही है गोकुल और बरसाने में। लेकिन रीतिकाल में आकर के नगर और गांव के बीच में दूरी बढ़ी है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। बिहारी के काव्यात्मक चित्रों पर आभिजात्य का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। बिहारी के काव्यात्मक चित्रों पर आभिजात्य का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बिहारी ने अपनी कविता में जितने भी चित्र खींचे हैं, जितने भी बिंब बनाए हैं, वो सब एलीट लोगों के बनाए हैं, आभिजात्य लोगों के बनाए हैं। किसी गरीब या किसी भिखारी या किसी राह चलते हुए आम आदमी के चित्र बिहारी ने अपनी कविताओं में नहीं बनाए, नहीं खींचे, उनका बिंब नहीं आया। वो पूरी तरह से एलीट, आभिजात्य और बड़े लोगों का ही बिंब अपनी कविताओं में बनाते हैं। तो क्या लिखा आपने कि बिहारी ने अपने काव्यात्मक चित्रों में, उनके काव्यात्मक चित्रों में पूरी तरह से किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? आभिजात्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट लिखेंगे, वियोग वर्णन में बिहारी की चित्तवृत्ति नहीं रम सकी। वियोग वर्णन में बिहारी की चित्तवृत्ति नहीं रम सकी। वो बता चुका हूँ पहले आपको कि ये वियोग के कवि नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, बिहारी ने अपनी कविता में व्यंग्यों के माध्यम से, बिहारी ने अपनी कविता में व्यंग्यों के माध्यम से तत्कालीन समाज की विसंगतियों को उजागर किया है। तत्कालीन समाज की विसंगतियों को उजागर किया है।
और रीति काव्य में यह सिर्फ बिहारी सतसई में दिखाई पड़ता है। और रीति काव्य में यह सिर्फ बिहारी सतसई में दिखाई पड़ता है। यानी कहना ये चाह रहा है, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि रीतिकाल में बिहारी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज की विसंगतियों को जनता के सामने रखने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। बाकी रीतिकाल के कवियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगला पॉइंट लिखेंगे, बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई की भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। परिनिष्ठित का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। अगला पॉइंट, बिहारी ने केवल दोहा छंद में कविताएं लिखी हैं। बिहारी ने केवल दोहा छंद में कविताएं लिखी हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बिहारी के दोहों में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति देखने को मिलती है। दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक है कल्पना की समाहार शक्ति और दूसरा है भाषा की समास शक्ति। तो क्या है जरा समझते हैं जल्दी से। समाहार शक्ति का मतलब होता है, कल्पना की समाहार शक्ति से तात्पर्य है, समाहार का मतलब होता है तमाम छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके इकट्ठा कर देना। तो बिहारी अपने दोहों में छोटी छोटी कल्पनाओं को एक साथ ला करके प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक दोहे में किसी एक कल्पना को लिया और उनका काम चल गया, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक ही दोहे में तमाम प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, उनको ला करके उस छोटे से दोहे में फिट कर देते हैं। ये इसको बोलते हैं कल्पना की समाहार शक्ति। और दूसरा है भाषा की समास शक्ति। समास का मतलब होता है कि दो शब्दों को मिला करके एक तीसरा शब्द बनाना, ये है समास। संधि भी यही है, समास भी यही है। तो समास शक्ति का मतलब हुआ कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने की जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं समास शक्ति। तो ये दोनों चीज़ें हैं, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति। अगर आप इसे कुछ और कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़े अक्षरों में बहुत ज़्यादा अर्थ भर देना। थोड़े अक्षरों में बहुत ज़्यादा अर्थ भर देना। रहीमदास ने भी इसीलिए कहा था, लिख लीजिए, एक दोहा लिखते हैं। रहीम ने कहा है कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े माय। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े माही। इसका मतलब क्या हुआ कि दोहा में कम से कम अक्षर होते हैं और उन कम से कम अक्षरों में हम अधिक से अधिक अर्थ भरने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, बिहारी के दोहों में भावावेग नहीं मिलता। बिहारी के दोहों में भावावेग नहीं मिलता। नेक्स्ट, बिहारी की भाषा में शैलीगत मित कथन दिखाई पड़ता है। बिहारी की भाषा में शैलीगत मित कथन दिखाई पड़ता है। मित कथन का मतलब होता है कम से कम बात करना, कम से कम कहना और अधिक से अधिक समझना, उसको बोलते हैं मित कथन। शैलीगत मित कथन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट लिखेंगे, दोहों का जैसा जटिल विन्यास बिहारी के यहाँ है, दोहों का जैसा जटिल विन्यास बिहारी के यहाँ है वैसा किसी अन्य कवि में नहीं। दोहों का जैसा जटिल विन्यास बिहारी के यहाँ है वैसा किसी अन्य कवि में नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे, बिहारी अपने दोहों के छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, बिहारी अपने दोहों में छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा बिंबों के छोटे छोटे ताजमहल बनाते चलते हैं। बिंबों के छोटे छोटे ताजमहल बनाते हुए चलते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, देखिए जब बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे
तो इसे कुछ और तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो तरीका एक और है, मैं उसको लिखा देता हूँ आपको, लिख लीजिए। बिहारी आमेर दरबार के राज कवि थे। आमेर, इसे क्या कहा था? आमेर का दरबार भी इसे कहा जाता था। तो ये घूम फिर करके आपसे इस तरीके से भी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। बिहारी आमेर दरबार के राजकवि थे। अगला पॉइंट लिखेंगे, मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मुक्तक काव्य परंपरा है, मुक्तक के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात कर ली थी, उस काव्य परंपरा में बिहारी के सामने कोई टिकता नहीं है। इस काव्य परंपरा में रहीम आते हैं, कबीर आते हैं, बिहारी आते हैं और बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जो चातुर्य और शब्दों का जो प्रयोग, कल्पना की जो समाहार शक्ति, भाषा का जो क्लासिकल संयम दिखाई पड़ता है बिहारी के यहाँ, वो ना तो आपको कबीर के यहाँ दिखाई पड़ेगा और ना आपको रहीम के यहाँ दिखाई पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। बिहारी के दोहों की उपमा नावक के तीर से दी गई है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन मैं दूर करता चलूँ आपसे कि ये इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है, और टीजीटी का इंटरव्यू हो, पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू हो, हिंदी की जो बड़ी परीक्षाएं देते हैं उनमें ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बिहारी का जो ये दोहा है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, तो इसमें नावक है या नाविक है? और अगर नावक है तो क्या अर्थ है और नाविक है तो क्या अर्थ है? इसमें आप ये समझिए कि मेरे परिचितों में से जिनको मैंने पढ़ाया, और आज उनमें से कई अध्यापक हैं, तो 5-6 लोगों से ये सवाल माध्यमिक शिक्षा परिषद चयन बोर्ड ने पूछा। हिंदी का इंटरव्यू था, अलग अलग सालों में, ऐसा नहीं है कि एक ही साल में सबसे पूछ लिया गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसी तरह से आप ध्यान से अभी से ही जान लें कि ये क्या है। देखिए, मूल दोहा है, सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर, नाविक नहीं है। लेकिन बाद में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई इसमें, या समझ में नहीं आया लोगों को, और लोगों ने जब इसकी प्रिंटिंग कराई तो उसको कर दिया नाविक, और ये दोहा हो गया कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो नाविक नहीं है, ये शुद्ध क्या है? ये शुद्ध है नावक, नावक के तीर। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि सतसैया के दोहरे, यानी बिहारी सतसैया के जो दोहे हैं वे नावक के तीर की तरह हैं, जो देखने में तो छोटे होते हैं लेकिन उनका असर बहुत व्यापक होता है, ये कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर नावक के तीर से तात्पर्य क्या है ये आप समझ लीजिए। देखिए, तीर माने क्या होता है? तीर आप जानते होंगे, बाण होता है। तीर का मतलब बाण, धनुष पर जो रखकर चलाया जाता है बाण है वो तीर। और नावक का मतलब होता है, नावक एक प्रकार का धनुष होता है। धनुष 2 प्रकार के होते हैं। एक धनुष होता है जो सामान्य धनुष होता है, जिसमें एक डोरी लगी होती है और आगे धनुष होता है और उस पर आप रख करके बाण और चलाइए, एक तो सामान्य धनुष होता है। एक थोड़ा विशेष धनुष होता है, उसको बोलते हैं नावक। उसमें विशेषता क्या होती है? उसमें विशेषता ये होती है कि जहाँ पर बाण का अग्रभाग होता है वहाँ पर धनुष में एक खांचा कटा होता है, उस खांचे में बाण को रख करके तब चलाया जाता है। क्यों? इसलिए चलाया जाता है कि जब आप खींच करके डोरी बाण को छोड़ते हैं तीर को, तो वो भटक सकता है, क्योंकि आगे तो कोई खांचा है नहीं, आगे किसी चीज़ में फिट तो है नहीं, ना वो लेज़र आपकी गन है कि लेज़र आपने लगा दिया और आपने गोली दाग दी तो सीधे लेज़र पर जाकर के उसने प्रहार कर दिया। आपको सीधे लक्ष्य पर भेजना होता है, निशाना लगाना होता है। तो वैसा निशाना लगाने में जब बीच में वो खांचे पर बाण होता है तो इधर उधर भटकता नहीं है, तो उसका निशाना जो होता है वो बिल्कुल अचूक होता है, उसे बोलते हैं नावक धनुष। तो अब इसका अर्थ क्या होगा? नावक के तीर, यानी जो तीर है वो सामान्य धनुष चलाया हुआ नहीं है, वो नावक नामक धनुष से चलाया हुआ तीर है। बिहारी का दोहा जो है वो कैसा तीर है? जो बिल्कुल एग्जैक्टली अपने लक्ष्य पर जाकर के ही रुकता है, वो सीधे सीधे लक्ष्य पर जाके प्रहार करता है, इधर उधर भटकने का काम उसके पास नहीं है। तो इस अर्थ में ये कहा जाता है नावक के तीर। तो आप इसे लिख लेंगे, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर,
देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। सतसैया के दो हरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अब हम कुछ बड़े विद्वानों और आलोचकों के कुछ कथन लेंगे जो बिहारी के बारे में हैं। इन कथनों पर जरा सा आप कुछ कथन हम लेंगे। यहाँ पर कथन बहुत ज़्यादा इनके बारे में है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कथन से लेंगे हम। पहला लेंगे आचार्य रंजन शुक्ल का, तो आप लिखेंगे शुक्ल जी का, बिहारी के दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी के दोहे क्या हैं, रस के छोटे छोटे छींटे हैं। दूसरा लिखेंगे रंजन शुक्ल का ही, बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। बिहारी का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। अगला लिखेंगे शुक्ल जी का ही, बिहारी की कविता श्रृंगारी है। बिहारी की कविता श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती। नेक्स्ट लिखेंगे, अब आप लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक, रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। दूसरा लिखेंगे इन्हीं का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही, बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। नेक्स्ट लिखेंगे पद्म सिंह शर्मा का, लिखेंगे पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सतसई के दोहे शक्कर की रोटी हैं। बिहारी सतसई के दोहे शक्कर की रोटी हैं। नेक्स्ट श्याम सुंदर दास का लिखेंगे, बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। बिहारी सतसई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। श्याम सुंदर दास का है ये। नेक्स्ट लिखेंगे विश्वनाथ सिंह का, विश्वनाथ सिंह बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। अगला लिखेंगे बलदेव उपाध्याय। बलदेव उपाध्याय बिहारी दोहों के बादशाह हैं। बिहारी दोहों के बादशाह हैं। नेक्स्ट राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी, यदि सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास। यदि सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। पीयूष वर्षी मेघ से तात्पर्य क्या है? ऐसा बादल जो अमृत रस की सीधे बरसात करता हो। ये कहा है राधाचरण गोस्वामी जी ने। नेक्स्ट लिखेंगे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका नाम आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर सुना होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में इनके ऊपर बातचीत की थी। ये क्या लिखते हैं? बिहारी भारत के थॉम्पसन कहे जाते हैं। थॉम्पसन, बिहारी भारत के थॉम्पसन कहे जाते हैं। किसी यूरोपीय भाषा में बिहारी सतसई के समान रचना नहीं है।
किसी यूरोपीय भाषा में बिहारी सतसई के समान रचना नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे आचार्य शुक्ल का, और ये आचार्य शुक्ल का अंतिम होगा। शुक्ल जी का लिखेंगे, बिहारी के दोहे हाथी दांत पर कढ़े बेल बूटे हैं। बिहारी के दोहे हाथी दांत पर कढ़े बेल बूटे हैं, ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब बिहारी को लेकर के एक विवाद भी हुआ था साहित्य में, इतिहास में ऐसा आता है। विवाद ये हुआ था कि बिहारी बड़े हैं या देव, क्योंकि रीतिकाल के ये दोनों बड़े कवि हैं। देव भी रीतिकाल के बहुत बड़े कवि हैं, आचार्य हैं, और बिहारी आप जानते हैं रीतिकाल के इतने बड़े कवि हैं कि आम आदमी की जुबान पर उनका नाम है। तो ये विवाद छिड़ा कि देव कवि बड़े हैं या बिहारी। तो इस विवाद को लेकर के बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, पूरे 400-400 500-500 पेज के पूरे ग्रंथ लिख डाले कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो ये जो विवाद हुआ इसके बारे में जरा आप कुछ पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी रसवादी हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी रसवादी हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ध्वनिवादी। जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ध्वनिवादी। अरे वो तो मैं बात कर रहा था, हाँ वो तो मैं भूल ही गया। मैं बात कर रहा था कि देव और बिहारी में बड़ा कौन है। तो चलिए खैर ये भी पॉइंट लिखना था हमको, तो लिख लिया आपने कि शुक्ल के अनुसार बिहारी रसवादी हैं और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वो ध्वनिवादी। हाँ, अब आते हैं अपने हम मूल जो हम बात कर रहे थे कि बिहारी और देव की तुलना जो हुई, तो इस संबंध में जरा एक पॉइंट लिखिए आप। बिहारी और देव की तुलना के संबंध में, बिहारी और देव की तुलना के संबंध में बिहारी को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले आलोचकों के अगुआ पंडित पद्म सिंह शर्मा थे। बिहारी और देव की तुलना के संबंध में बिहारी को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले आलोचकों के अगुआ कौन थे? पंडित पद्म सिंह शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से ऊंचा स्थान दिया है। ये वही मिश्र बंधु हैं जिनको मैंने बीए फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय आपको पढ़ाया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधुओं ने क्या समझा है? देव को समझा है कि ये बिहारी से ऊंचा स्थान दिया है। मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से ऊंचा स्थान दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बिहारी सतसई पर लगभग 50 टीकाएं लिखी गई हैं। बिहारी सतसई पर लगभग 50 टीकाएं लिखी गई हैं। टीकाएं का मतलब क्या हुआ कि उनको रिव्यू किया गया है, उनका अर्थ लिखा गया है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट, इनमें सर्वोत्तम प्रामाणिक और मार्मिक टीका, इनमें सर्वोत्तम प्रामाणिक और मार्मिक टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की है और यह खड़ी बोली में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि रत्नाकर ने जो टीका करी है वो किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली में है। क्यों? क्योंकि रत्नाकर जो है वो ब्रज के बहुत बड़े कवि हैं, ब्रज भाषा के, लेकिन वो जो टीका लिखी है वो खड़ी बोली में लिखी है। तो ये खड़ी बोली में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका, कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम ब्रज भाषा में सवैया छंद में लिखी थी। कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम ब्रज भाषा में सवैया छंद में लिखी थी। नेक्स्ट, बिहारी सतसई के दोहों का, बिहारी सतसई के दोहों का अंबिका दत्त व्यास ने रोला नामक छंद में पल्लवन किया। बिहारी सतसई के दोहों का अंबिका दत्त व्यास ने रोला नामक छंद में पल्लवन किया। नेक्स्ट,
बिहारी सतसई का अनुवाद संस्कृत में परमानंद दास ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से किया था। बिहारी सतसई का अनुवाद संस्कृत में परमानंद दास ने श्रृंगार सप्तशती शीर्षक से किया था। नेक्स्ट लिखेंगे, कुछ एक कथन और लिखें, कुछ एक आध दो कथन और लिखते हैं। भगीरथ मिश्र का एक कथन लिखेंगे। भगीरथ मिश्र बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने बिहारी के संबंध में लिखा है। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के संबंध में लिखा है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। नेक्स्ट लिखेंगे, एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा है। एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा है। तो इस प्रकार से बिहारी के संबंध में जो हम विशेष तथ्य ले रहे थे, इनकी काव्य और कला की विशेषताओं की बात कर रहे थे, तो ये समाप्त होती है। हम काव्य और कला की विशेषताओं के संबंध में 2 पार्ट बन गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 में या आगे जितने भी पार्ट होंगे उनके बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में जो बिहारी के दोहे हैं, उन दोहों के संबंध में हम बात करेंगे, क्योंकि उन दोहों से काफ़ी मात्रा में आपसे सवाल पूछे जाने हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जरा सा वो चालाकी वाली बात होगी। चालाकी वाली बात ये है कि जो 150 क्वेश्चन आपको आएंगे और 75 सवाल आपको करने हैं, तो 150 में 75 सवाल करना बहुत आसान होगा। अगर आप ज़रा सा भी अच्छे से पढ़ लें तो 75 के 75 सवाल सही हो सकते हैं। और बीए सेकंड सेमेस्टर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है, तो अगर कोई अच्छा विद्यार्थी हो, ज़रा सा भी मन लगा ले पढ़ने में, तो उसे इस बार 100% मार्क्स मिल सकते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ कि वे आज की डेट में 150 में 85 से 90 सवाल सही कर ले रहे हैं। तो अगर 150 से 85-90 सवाल सही कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 75 में 75 अंक वहाँ से उनको मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा संयोग है, और ये कोविड के कारण ऐसा किया गया है। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगली बार से जितने सवाल आएंगे उतने ही करने होंगे। इस बार एक छूट दी गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छूट का आप भरपूर फ़ायदा उठाएँ और 100% नंबर लेकर के आएँ। तो चलिए, अगली वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। आप पढ़े लिखें, तब तक के लिए नमस्कार।